हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से है स्टेप अप में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्टेप अप एकेडमी है ये एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको यूट्यूब चैनल पर आप हमें हमारे क्या बोलते हैं ऐप के थ्रू, आप हमें वेबसाइट के थ्रू, हर तरह से आप हमें विजिट कर सकते हैं। आप हमारी ऐप पे देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, 24/7 फ्री एक्सेस, रिफर एंड अर्न एंड प्लस इसके साथ साथ आप अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो 6 to 12 तक का सारा ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिलता है। तो चलिए विदाउट अ डिले अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट को जनरेट करती है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट को लिक्विड में पास करके देखा, तो हमने ये देखा कि वहाँ पर एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था एंड दैट न्यू सब्सटेंस इज द रिकॉग्नाइजेशन और द प्रूफ ऑफ केमिकल। ओके क्योंकि केमिकल चेंज वही होता है जहाँ पर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी डिटेल हमने पढ़ी थी और साथ में ये जाना था कि किस लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है, किसके थ्रू नहीं पास होती है। क्योंकि अभी तक हमने सॉलिड्स में तो देखा था कि सॉलिड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन लिक्विड क्या कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं ये जानने के लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी और हमने ये जाना कि यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिक्विड से भी ट्रांसफर होती है, लेकिन सभी से नहीं। इसलिए लिक्विड या तो कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर। चलिए अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिकल, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट तीनों प्रोड्यूस करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही है, बिकॉज वी नो दैट कि अगर जब भी किसी लाइट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसके आसपास हीट भी प्रोड्यूस होती है। बल्ब आपका हीटअप भी होता है। सेकेंड इज केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट के बारे में तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही था। तो बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट ये भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब किसी कंडक्टर से करंट को पास किया जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यस, इट कैन प्रोड्यूसेस both the three effects, chemical, heating and magnetic effect. चलिए, so answer is option number D. Let's go to our next question. तो next question है, Bujo and Paheli performed the experiment taking similar bulbs and cell but two different solution A and B as shown in a figure. अब भाई बूजो और पहेली ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उन्होंने ये देखा कि भाई बल्ब भी सेम है, सेल भी सेम है, लेकिन भाई क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो बूजो है उसका बल्ब तो तेज जल रहा है, लेकिन पहेली का जो बल्ब है वो प्रॉपरली नहीं जल रहा। दे फाउंड दैट द बल्ब इन अ सेटअप ए ग्लोज मोर ब्राइटली एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सेटअप बी। यू वुड कंक्लूड दैट। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे? फर्स्ट थिंग इज हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन सेटअप ए। क्या सेटअप ए में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा था? हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन अ सेटअप बी। क्या सेटअप बी में हायर करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इक्वल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बोथ द सर्किट, या लास्ट वन इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द टू सेट्स up cannot be compared in this manner. So first thing is that कि हमने आपको लास्ट क्लास में हमारे पिछले सेशंस में समझाया हुआ है कि करंट इलेक्ट्रिक लिक्विड से पास होता है और किसी लिक्विड में करंट बहुत अच्छे से पास होता है, किसी लिक्विड से करंट थोड़ा ठीक ठाक होता है। इसलिए तो हम उसे गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर कहते हैं। मतलब कंडक्टर तो दोनों है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक में बहुत तेज़ी से चलती है और एक में थोड़ी स्लो चलती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। एक्चुअल में जो ए का सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी बी के सॉल्यूशन से ज़्यादा है, जिस वजह से कंडक्टर
कंडक्टिंग लिक्विड जो है ए वो ज़्यादा बल्ब को ग्लो कर रहा है, वहीं पर जो आपका दूसरा कंडक्टर है जो कि आपने बी के अंदर डाला हुआ है वो थोड़ा कम बल्ब को ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये होगा कि यस हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन अ सेटअप ए। सेटअप ए में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा था। बल्ब इन द सेटअप ए ग्लोज मोर ब्राइटली बिकॉज द हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन अ सेटअप ए। एज अ सॉल्यूशन AI is better conductor of electricity than that of a B। तो A का जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा बेटर कंडक्टर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बूजो अंडर क्या लिखा हुआ है, हैज सेटअप एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री। ओके, बूजो ने अपने एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री बनाई है अपने गांव के पास। ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ फैक्ट्री। तो देखिए जब भी कोई भी फैक्ट्री बनती है, कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो उसमें वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। हमारे प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होते ही हैं, साथ ही साथ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो उस वेस्ट को कहीं प्रॉपर जगह पर ही डिकम्पोज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बूजो के साथ भी यही हो रहा है कि बूजो एक फैक्ट्री उसने ओपन की है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तो उसे वेस्ट को कहाँ डिकम्पोज करना चाहिए? in the nearby river, in the nearby pond, in the nearby cornfield या according to the disposable guidance of the local authority। तो भाई अपने मन से हमें कहीं पर भी ऐसे किसी सॉल्यूशन को डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें लोकल अथॉरिटी जो कहती है उसे फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। An electroplating factory, the disposable of the used conducting solution is a major concern because it is a polluting waste, therefore it should be disposed of according to the disposable guideline of the local authority। तो local authority की guideline के according ही हमें इसे dispose करना चाहिए। चलिए अब है कि when electric current is passed through the conducting solution there is a change of color of solution, this indicate। so whenever we passes electric current in a conducting solution that means कि हम एक ऐसे solution से electric current को transfer कर रहे हैं जो current को conduct करने का काम करता है। so क्या there is a change of color of the solution, तो जब भी हम पास करते हैं तो सॉल्यूशन का करंट चेंज हो जाता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो बच्चों लाइटनिंग इफेक्ट में तो लाइट प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट में कोई भी मटेरियल मैग्नेट की तरह काम करता है, हीटिंग इफेक्ट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो यस इट इज अ केमिकल इफेक्ट बिकॉज केमिकल इफेक्ट में का चेंज इन कलर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि केमिकल चेंज का मतलब यही होता है कि अगर कलर में चेंज आ रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये एक केमिकल चेंज होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम डायरेक्ट जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का जो explanation है वो ये है, the passage of an electric current through the conducting solution causes the chemical reaction, as a result change of color solution occur। क्योंकि जब भी आप करंट को किसी लिक्विड से पास करवाते हैं तो वहां पर केमिकल इफेक्ट होता है, जिसके कारण चेंज इन कलर जैसी चीजें होती है, जो कि आपको प्रूव करती है कि yes there is a chemical change due to electric current। okay, so here we go with our next question। so the next question is question number 5। so which one of the following solution will not conduct electricity। so in a chapter हमने बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरीके के लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं और किस तरीके के लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो हमने ये जाना था कि भाई लेमन जूस में जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके देखा तो यस इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू द लेमन जूस एंड इट इज ऑल्सो पासेस थ्रू विनेगर, टैप वाटर। बट वेजिटेबल ऑयल हमने इसको भी टेस्ट किया था, लेकिन वेजिटेबल ऑयल से करंट बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, vegetable oil will not conduct electricity because it does not make ions easily। क्योंकि ये ions नहीं बनाता, that is the reason कि vegetable oil से करंट पास नहीं होगा। तो साथ में हम रीज़न भी जानते जा रहे हैं, आप भी इसको नोटिस करते रहिएगा कि क्योंकि आयन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ऑयल्स, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इनके थ्रू पास नहीं होता। चलिए अब आएंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन सा सुंदर बनाना है, शाइनी बनाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, उसके लिए मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करूंगी। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी मदद से की जाती है बच्चों? क्या आयरन की मदद से, कॉपर की मदद से, क्रोमियम, एल्यूमिनियम? तो आयरन तो बहुत ही ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मेटल है जिसपे कि कोई शाइनी नहीं होती, तो हम आयरन को तो यूज नहीं करने वाले हैं। कॉपर में भी अपनी एक कोई बहुत बेहतरीन शाइन तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा शाइनी और कॉस्टली जो होता है वो होता है क्रोमियम। तो यस, हम यहाँ पर क्रोमियम को सही ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि क्रोमियम एक ऐसा मेटल है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शाइनी बना सकते हो। तो क्रोमियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनी बिकॉज द क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस एंड इट रेजिस्ट स्क्रैचेस। अब साथ ही साथ आपके व्हीकल्स में आप क्रोमियम को इसलिए लगाते हो क्योंकि वो स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है, स्क्रैचेस को आपके व्हीकल पर आने बिल्कुल भी नहीं देता है, तो इसीलिए हम क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम तो फिर क्रोमियम से ही क्यों नहीं हम पूरा उसका पार्ट बनाते हैं? अब देखिए, क्रोमियम की जो डक्टिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन शाइनी है, और दूसरी बात उसका बना भी, हम उससे गाड़ी के पार्ट्स बना भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following solution will not make the bulb glow in a figure? इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है ये बल्ब को प्रोड्यूस ग्लो नहीं करने देगा? सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सुगर सॉल्यूशन इन डाइल्यूटेड वाटर। सो सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब ऐसे हैं जो कि कंडक्शन करते हैं, क्योंकि देखिए कॉपर तो ऑलरेडी हमें पढ़ा हुआ है कि कंडक्टिंग करेगा, सिल्वर भी कंडक्शन करता है, तो कॉपर सल्फेट तो बिल्कुल करेगा, सिल्वर नाइट्रेट भी करेगा, और सोडियम के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि भाई नमक का जो पानी होता है वो तो कंडक्शन करता ही है, इसलिए सोडियम क्लोराइड भी कंडक्शन करेगा। यहाँ पर सिर्फ सुगर सॉल्यूशन, और वो भी डाइल्यूटेड वाटर के साथ है, तो भाई बिल्कुल भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि शुगर से तो बिल्कुल भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करती है। इलेक्ट्रिसिटी को शुगर से प्रॉब्लम है, मीठा पसंद नहीं है भाई उसे, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन इन डाइल्यूटेड वाटर डज नॉट मेक द आयन एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट विल नॉट मेक द करंट टू फ्लो थ्रू इट एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो 8th नंबर के क्वेश्चन से अब हम फिल इन द ब्लैंक्स में आ चुके हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज अ डैश इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, देखिए बच्चे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है, आप उसे किस तरफ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से या फिर नेगेटिव से? तो हम उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। सो द नेगेटिव आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज नेगेटिव एज इलेक्ट्रोड और कैथोड so that the free ions get deposited on it। ये देखो, इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा? कैथोड बनाना पड़ेगा। देखिए, एक साइड होती है एनोड और एक साइड होती है कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर किसी को चाहिए है तो आपको आयंस को लाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि आपको उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड होगा। ओके, चलिए अब आ जाएंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। सबसे कॉमन एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे कॉमन एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ही आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का यूज करते हो। तो electroplating, it is the process of depositing a layer of a desired metal on another material by the means of electricity। Okay, चलिए अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के fill in the blanks के क्वेश्चन नंबर 3 पर। Small amount of mineral salt present naturally in a water makes it a dash of electricity।
अगर थोड़ा सा सॉल्ट हमारे सॉल्यूशन में है तो वो क्या बनाएगा, अगर थोड़ा सा सॉल्ट हमारे सॉल्यूशन में है तो वो सॉल्टी वाटर बनाता है, और सॉल्टी वाटर जो होता है वो कंडक्टिंग होता है, तो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इज अ कंडक्शन या फिर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन अ वाटर मेक इट अ सॉल्ट सॉल्यूशन, देयरफॉर इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सा गुड कंडक्टर बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग of a dash is done on objects like water tap and cycle bell to give them a shiny appearance। हम किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा हमने, हमें पता है क्रोमियम, तो क्रोमियम की भी हम कोटिंग करते हैं जिससे कि आपके साइकिल के पार्ट्स और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बहुत शाइनी शाइनी सी, बहुत सुंदर सी, चमकदार सी हमें अपीयर हो। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस एंड डज नॉट कोरोड। तो भाई ये स्क्रैचेस से रेजिस्ट करता है और आसानी से कोरोड भी नहीं होता, टूटता भी नहीं है। वाई इज अ लेयर ऑफ जिंक कोटेड ओवर आयरन। अब नाउ वाई वी यूज अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन। अब देखिए हमारे घर में आयरन के गेट होते हैं, पार्क में आयरन की बेंचेस होती है। आयरन क्यों, क्योंकि भाई बारिश होती है तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयरन का ही स्ट्रक्चर होगा। ब्रिजेस भी हमारे जो होते हैं वो सब आयरन के बने होते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आयरन इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जंग में, और इस तरह से वो ज़्यादा मजबूत नहीं रह पाता, धीरे धीरे टूटने लगता है। तो उसे रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तो आंसर यही होगा, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अ रस्ट वी यूज जिंक कोटिंग ऑन iron। तो लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन बिकॉज जिंक प्रिवेंटेड फ्रॉम द रस्ट एंड कोरोजन। ठीक है, कोरोजन से और रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विल द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हमने शुगर के सॉल्यूशन को डिस्टिल्ड वाटर में डाला है। डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर और शुगर सॉल्यूशन इज ऑलरेडी अ इंसुलेटर। तो दो इंसुलेटर को मिलाने से कभी भी कंडक्टर बनेगा क्या, नहीं, वो तो आपका और इंसुलेटिंग मटेरियल बन जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने शुगर सॉल्यूशन को किसी में ऐड किया है तो ये बिल्कुल भी करंट को कंडक्ट करने का काम करेगा ही नहीं। सो नो, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर करंट कैन नॉट पासेस थ्रू इट। और करंट जो है ये बिल्कुल भी इससे पास नहीं होगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द इफेक्ट ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो ऑफ बल्ब इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कौन सा जो इफेक्ट है जिसके कारण हमारा जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का वो ग्लो करता है। तो देखिए बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट है जब उसमें करंट जाता है तो वो धीरे धीरे हीट अप होता है, हीट होने की वजह से वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो किस इफेक्ट के कारण आपका लाइट में इलेक्ट्रिक करंट ग्लो किया, हीटिंग इफेक्ट के कारण। ओके, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द बल्ब to glow in an electric circuit. Due to heating effect, the filament of bulb get heated to a high temperature and starts glowing. तो जैसा अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास बल्ब है, फिलामेंट जिसमें लगा हुआ है, तो जब आप उसे हीटअप करेंगे तो हीटअप करने से वो जलेगा, जलेगा तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली बल्ब को ग्लो करने के लिए हम हीटिंग इफेक्ट दे रहे हैं। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं और पहुंचेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर, जो कि 12th नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, Bujo made the circuit given in the figure and observed that the bulb did not glow. On Paheli suggestion, he added one more cell in the circuit. The bulbs now glow. Explain the reason. अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि बूजो जैसे इसने किया कि उसने एक सर्किट लिया, सर्किट में उसने क्या किया, एक बल्ब लगाया लेकिन वो जला नहीं। फिर उसने पहली से सजेशन लिया तो उसने एक और सेल लगा दी तो बल्ब ग्लो करने लगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप किसी लिक्विड में कंडक्शन करवाते हो तो वहाँ पे करंट का कंडक्शन होता तो है लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर हो। मान लीजिए कि एक बैटरी अगर
5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रही है तो 5 एम्पियर का ही करंट उससे नहीं जाएगा, हो सकता है कि 3 एम्पियर का करंट जाए जो कि हमारे बल्ब के रिक्वायरमेंट को पूरा ना करे। तो इसलिए हमने क्या किया, ज़्यादा बैटरी लगा दी। ज़्यादा बैटरी लगाने से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो जितना रिक्वायर्ड हमारे बल्ब को है उतना तो बल्ब तक पहुँच जाएगा। ओके, सो द आंसर इज initially the bulb was not glowing because the voltage required to make the bulb glow was not sufficient. अब वोल्टेज ही तो करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लिखते हैं कि वोल्टेज इतना सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, सो इनिशियली द बल्ब was not glow because the voltage required to make the bulb glow was not sufficient. With the addition of another cell, the voltage increases, that is the current through the bulb increases more than a particular value and the bulb starts glowing because it get sufficient energy to heat up its filament. तो जब हमने additional cell लगाया तो voltage बढ़ गया, voltage बढ़ जाने की वजह से current जो है वो आपका increase हो गया एक सर्टेन वैल्यू से एंड द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग बिकॉज इट्स गेट सफिशिएंट एनर्जी टू हीट इट्स फिलामेंट। तो फिलामेंट हीट अप हो जाए तो इसके लिए सफिशिएंट एनर्जी हमें अब मिलने लगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए थोड़ी देर पहले बूजू ने एक्सपेरिमेंट सेट किया था, अब पहली ने कर दिया। तो पहली सेटअप एंड एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लिक्विड इन अ बीकर, जैसा कि बीकर में एक लिक्विड दिख रहा है। शी ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लो, देन शी रिप्लेस द लिक्विड बाय द अनदर लिक्विड, दिस टाइम द बल्ब डिड नॉट ग्लो। बूजू सजेस्टेड रिप्लेसिंग द बल्ब बाय एन एलईडी, दे ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लो। तो देखिए पहली बार में क्या हुआ होगा कि जो लिक्विड हमने यूज किया होगा उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, मतलब हो सकता है वो विनेगर सॉल्टी सॉल्यूशन हो, और उसके बाद हमने जो लिक्विड यूज़ किया होगा वो टैप वाटर होगा शायद से। तो टैप वाटर जो है वो कंडक्शन तो करता है लेकिन इतना प्रॉपरली नहीं करता, जिसकी वजह से बल्ब जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा। तो बल्ब जब ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग का था तो पहले वाले लिक्विड से तो ग्लो कर गया क्योंकि पहले वाले लिक्विड ने ज़्यादा वो करंट को उस तक पहुंचाया, लेकिन जब दूसरा वाला लिक्विड आया तो वो जो दूसरा लिक्विड था वो कम करंट को प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं किया। तो फिर बूजो ने एलईडी लगाई, एलईडी को तो कम करंट चाहिए होता है और एलईडी ग्लो करने लगेगी। ठीक है, तो आप आंसर कैसे देंगे बच्चों? आंसर आप ऐसे देंगे, लिक्विड ए इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट अलाउ द मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट विच इज सफिशिएंट टू ग्लो द बल्ब। ठीक है, and but when it is replaced by the another liquid, bulb does not glow because the current through the liquid B could be a weak current। ठीक है, क्योंकि B से जो करंट आ रहा है वो वीक करंट होगा and therefore unable to make the bulb glow, but the small current which is passing through the B is sufficient to glow a low voltage LED, so it's glow। तो क्योंकि भाई स्मॉल करंट से तो LED ग्लो कर जाती है इसलिए वो ग्लो कर गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन पहली ही जी ही जो है वो ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहली वॉन्ट्स टू डिपोजिट द सिल्वर ऑन एन आयरन स्पून, शी टुक द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड सेट अप अ सिंपल सर्किट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब उसने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और उसमें जाकर के उसने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट कर दिया। विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड द स्पून बी कनेक्टेड। अब देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जिसको भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होती है उसे आपको कैथोड से कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड जो कि पॉजिटिव होता है और एक होता है कैथोड जो कि नेगेटिव होता है। आपको जिसको भी इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है यू नीड टू कनेक्ट इट ऑन अ नेगेटिव साइड, मतलब कि कैथोड के साइड पर आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप उसे कैथोड के साइड पर कनेक्ट करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट की मदद से सिल्वर नाइट्रेट आयन बनाएगा और उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएगा। व्हाट मटेरियल शुड द अदर इलेक्ट्रोड बी मेड ऑफ। ठीक है, तो दूसरे जो अदर इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल से बना होगा। तो स्पून शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द अदर इलेक्ट्रोड शुड बी मेड अप ऑफ अ सिल्वर सो दैट द सिल्वर आयन गेट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन स्पून। अब एक पर तो आपने स्पून लगा दिया, एक के ऊपर स्पून को अटैच कर दिया, दूसरे वाले पे क्या होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर को ही आयंस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे और आपकी स्पून को सिल्वर कलर का कर देंगे जैसा कि आपको चाहिए है। लेकिन ये खुद से कभी भी ट्राई नहीं करना है, आपको अपने टीचर या पेरेंट्स की हेल्प लेना है। ठीक है, चलो। So why is tin electroplated on iron to make
canes used for storing food। अब ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम आयरन को डायरेक्टली स्टोर नहीं करते हैं, मतलब जो भी लोहा होता है उसके ऊपर हम कभी भी फूड को नहीं रखते, ना ही लोहे के अंदर रखते हैं, क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है फूड के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहे की कढ़ाई आपके घर में बनती है तो उसमें कभी भी हम कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं बनाते हैं, टमाटर को नहीं डाला जाता है, क्योंकि ना वो उसके साथ रिएक्ट करता है और ज़्यादा उसमें आयरन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है और रिएक्ट करके वो आपके खाने को स्पॉइल भी कर सकता है। तो अब आयरन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई वो आसानी से टूटेगा नहीं, और आयरन के केन में आप सोडा को रखोगे तो वो डायरेक्ट आयरन के साथ में तो रिएक्ट करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ से या पूरे उसके आयरन के केन के ऊपर टिन के लेयर को लगा देते हैं, क्योंकि टिन कम रिएक्टिव मटेरियल होता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है जो कि टिन के अंदर है वो सुरक्षित रहेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन इज डन ऑन द आयरन टू मेक द केन यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड बिकॉज द टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब भाई टिन के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि टिन जो है वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। कोटिंग ऑफ अ टिन प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम कमिंग इन अ कॉन्टेक्ट विद द आयरन एंड दस प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब टिन से क्या होता है, हमारा खाना स्पॉइल होने से बच जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, टिन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से जंप करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फिगर विच ऑफ दीज टू सर्किट ए एंड बी शो द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना है कि कौन सही ऑब्जर्वेशन बताएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक टर्मिनल है आपका पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, तो हमें ऑब्जर्वेशन देखना है कि यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है ना, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर कुछ डिपॉजिट हो रहा है, तो कौन सा सही है। तो बच्चों हमने ये एक्टिविटी की भी थी, सो वैसे तो इसमें क्लियर नहीं है, बट हम एक्चुअल ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि इसमें क्या है, लेकिन अगर एनसीईआरटी की एक्टिविटी से हम देखेंगे तो ए बिकॉज द पॉजिटिव टर्मिनल मेक द ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। क्योंकि देखो ये मैं एक्टिविटी की बात इसलिए कर रही थी क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी थी उसमें हमने देखा था कि जब आप किसी को पॉजिटिव से कनेक्ट करो तो वो स्पॉट बनाता है, जैसे कि यहाँ पर ये स्पॉट बन रहा है, तो दैट मीन्स कि ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने जो पोटैटो लिया था, पोटैटो के ऊपर हमने क्या किया, एक पॉजिटिव कनेक्ट किया और एक नेगेटिव कनेक्ट किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि जो पॉजिटिव है पोटैटो के पास उसने ग्रीन ग्रीन कर दिया था, ग्रीन एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पॉट जैसा इंक्रीज कर दिया था। तो भाई इसके हिसाब से तो हमारा ए वाला सेटअप सही है, क्योंकि स्पॉट पॉजिटिव टर्मिनल पर बन रहा है और यहाँ पे स्पॉट नेगेटिव टर्मिनल पर स्पॉट बन रहा है, तो इसीलिए हमारा जो सेटअप ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सो देखो इन्होंने भी वही बोला, बिकॉज द पॉजिटिव टर्मिनल मेक द ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑन अ पोटैटो ड्यू टू द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इन पोटैटो। तो पोटैटो के ऊपर केमिकल इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वो हमें ऐसा दिखा। Now, observe the following circuit carefully. In which circuit will the bulb glow? Write yes or no in the blank space provided along each of the circuit given in a figure. चलिए तो पहले तो हम फिगर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसमें आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। वी हैव अ आयरन नेल, ओके, यहाँ पे पीस ऑफ कोल है एंड इरेजर है, स्टील का स्पून है। अब देखिए कोल से मुझे लगता नहीं है कि इतना अमाउंट आपका बल्ब तक पहुंच पाए, आयरन नेल वाले से पहुंचेगा, इरेजर से बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, ना ही स्टील के स्पून से पहुंचेगा। तो ए में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो बिकॉज पीस ऑफ कोल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी से जाएगा क्योंकि आयरन नेल इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड इरेजर की बात करें तो इरेजर एक रबर है, तो रबर से तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एंड लास्ट वन इज स्पून, तो यस स्पून से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। चलिए, an electric current is passed through the conducting solution. List any 3 possible observation. हमने इलेक्ट्रिक करंट को एक सॉल्यूशन से पास किया, 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट जब आपके कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जाएगा तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या होगी, कलर उसका चेंज हो जाएगा। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या इलेक्ट्रोड में आपने सब लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपका कलर चेंज होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन में इंक्रीजेस, साथ ही साथ सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ सकता है। बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स कैन बी सीन, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड्स के पास आपको बबल दिखाई देना शुरू हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आ जाते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर, जो कि 19th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो द क्वेश्चन इज, इन द सर्किट गिवन इन द फिगर, बूजो ऑब्जर्व दैट कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब हमें इस सर्किट में ये दिख रहा है कि कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कॉपर किसके ऊपर आया है? नेगेटिव टर्मिनल वाले पोर्शन पर आया है। ठीक है, नाउ पहली ट्राई टू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट बट शी कुडेंट फाइंड ओनली वन कॉपर प्लेट। लेकिन उसको क्या हुआ, अब एक कॉपर प्लेट दिखी नहीं। देयरफॉर शी टुक अ कार्बन रॉड एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। विल कॉपर बी स्टिल डिपॉजिटेड ऑन द कार्बन रॉड और एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए पहले क्या किया, बूजो ने कॉपर की एक कॉपर प्लेट उसने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ी। ठीक है, तो उसको कॉपर की प्लेट दिखाई दी। अब उस क्या बोलते हैं, आपकी पहेली आई और पहेली ने क्या किया, कार्बन की रॉड से रिप्लेस कर दिया एक इलेक्ट्रोड को। तो क्या अभी भी कॉपर की रॉड दिखेगी या नहीं दिखेगी, ये आंसर आपको देना है। देखिए, Yes, the copper from the copper sulfate solution will be deposited on the carbon rod. तो क्या कार्बन रॉड के ऊपर कॉपर आएगा? बिल्कुल, क्योंकि आपका सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट का है। तो yes, the copper from the copper sulfate solution will be deposited on the carbon rod when electric current is passed through the copper sulfate solution. Copper sulfate dissociated into the copper and sulfate. क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो कॉपर सल्फेट दो पार्ट में, कॉपर और सल्फेट में टूट जाएगा। The free copper get drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery। अब हमारा जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर जो फ्री कार्बन है, जो फ्री कॉपर है, वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। दैट इज द कार्बन रॉड, मतलब कि कार्बन रॉड के ऊपर, एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। दस द पहेली विल ऑब्टेन अ कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन अ कार्बन रॉड। अब कार्बन रॉड के ऊपर उसे कॉपर की कोटिंग मिल जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन की तरफ। सो ऑब्जर्व द सर्किट। अब सर्किट को बहुत ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देख लेते हैं। बैटरी है, एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन है और दो इलेक्ट्रोड हमने लगा के रखे हुए हैं, ए और बी। ए जो है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से और बी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, बूजो सेटअप दिस सर्किट। अब ये बूजो ने सेटअप किया था फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, कॉपर के प्यूरिफिकेशन के लिए। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ नेगेटिव प्लेट of a plate A and plate B and the solution. Explain the process of purification. अगर हम प्लेट्स की बात करें तो B will behaves like a anode and A behaves like a cathode। ठीक है, B किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह, और A जो है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर की तरह। ठीक है, वी टेक CuSO4 एज अ सॉल्यूशन। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर कॉपर की प्लेट को एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से कॉपर के आयंस निकल के आपके नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो मतलब कि इम्प्योर कॉपर रह जाएगा और प्योर कॉपर कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव साइड पर चला जाएगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, सो वी टेक CuSO4 as a solution and dip a pure copper plate as a cathode and an impure copper plate as an anode. In it, the copper from the impure copper plate is transferred to the pure copper plate. तो impure से pure की तरफ जाने का मतलब है कि ये positive से negative की तरफ सारा copper चला जाएगा। ठीक है, so by the process of electroplating and the impurity deposited on the bottom, और जितने भी impurity है वो bottom में deposit हो जाएगी नीचे की तरफ। So in this way the copper plate become purified, और इस तरह से आप कॉपर की प्लेट को प्यूरिफाई कर लेंगे। तो अगर जब भी क्वेश्चन आए कि कैसे कॉपर की प्लेट को प्यूरिफाई किया जाता है, so we will take टू कॉपर प्लेट, वन इज इम्प्योर कॉपर एंड वन इज प्योर कॉपर। इम्प्योर पर हम पॉजिटिव और प्योर पर हम नेगेटिव टर्मिनल को ऐड करते हैं, उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालेंगे। जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे तो कॉपर के आयंस जो हैं वो आपके नेगेटिव साइड पर जाकर के प्योर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ बचेंगी वो बॉटम में इकट्ठा होती जाती हैं। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, मतलब आपने कॉपर की रॉड बना दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्किट गिवन इन अ फिगर।
Okay, current does not flow in a circuit is there if there is a gap between the two wire. हाँ भाई, अगर बीच में गैप है, आपने ना तो सॉल्यूशन रखा है ना ही कोई भी मतलब वायर भी नहीं है, तो फिर कैसे करंट प्रोड्यूस करेगा? डज इट इंडिकेट दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? डज एयर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एयर के आयंस काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो डज एयर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि हम उसमें पानी के ड्रॉप्स को ऐड ना कर दें तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। यस, इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द गैप बिटवीन द वायर, इट मीन्स दैट एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. No air conduct electricity only when there is a great voltage or there is some moisture in the air such as during lightning. तो सिर्फ और सिर्फ lightning के टाइम ही करंट प्रोड्यूस होता है एयर में, क्योंकि एयर अकेली नहीं होती, एयर में पानी के ड्रॉपलेट होते हैं और पानी के ड्रॉपलेट से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. Bujo made the circuit as is shown in figure. He wanted to observe what happened when electric current is passed through the water. Okay, but he forget to add some few drop of lemon juice to the water. Will it make any difference to his observation? भाई देखिए, अगर सॉल्टी वाटर है, नॉर्मल वाटर है, तो थोड़ा बहुत करंट जाएगा, लेकिन लेमन को कर देने से ऐड ये कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है. So no current will pass through the circuit if the water is distilled water and lemon juice is not added. अगर distilled water है तो no current will flow, है ना, डिस्टिल्ड वाटर के कारण कोई करंट नहीं फ्लो करेगा. एंड लेमन जूस इज नॉट एडेड, जब तक आप उसमें लेमन जूस को ना डाल दें. इफ द वाटर इज सॉल्टी, अ स्मॉल करंट विल पास थ्रू द सर्किट. अगर ये वाटर जो है वो सॉल्टी है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका करंट जो है वो पास करेगा, ठीक है, स्मॉल करंट विल पास थ्रू द सर्किट. और अगर आपने कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस को ऐड कर दिया तो ये इंक्रीज कर देगा कंडक्टिविटी को, ठीक है. तो डिस्टिल्ड वाटर से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा. फिर आप नॉर्मल पानी लाओगे, अगर उसमें कुछ सॉल्ट्स हैं तो थोड़ा बहुत करंट जाएगा, और अगर ज़्यादा करंट को प्रोड्यूस करना है तो आपको उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन को ऐड करना पड़ेगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो इजीली. लेमन जूस को डालने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा अमाउंट का करंट पास हो जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है. ऑब्जर्विंग दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो इन अ सर्किट, Bujo changed the circuit as shown in figure. He observed deflection in the magnetic compass. अब देखिए, पहले सर्किट में क्या हुआ था, पहले सर्किट को देख लेते हैं ध्यान से. तो ओके, उसने पहले सर्किट में बल्ब लगाया हुआ है, दूसरे सर्किट में उसने एक मैग्नेटिक निडल लगाई हुई है. तो इसमें कोई करंट उसको नहीं दिखा, बल्ब ग्लो करता हुआ नहीं दिखा, तो उसने एक निडल लगाई, तो निडल से डिफ्लेक्शन होने लगा. अब देखिए, हो सकता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इतना करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है. कैसा करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा? स्मॉल करंट, ठीक है. तो स्मॉल करंट की वजह से क्या हो रहा होगा कि बल्ब के रिक्वायरमेंट के अनुसार करंट नहीं आ रहा होगा, इसलिए ग्लो नहीं करेगा. लेकिन जब लार्ज करंट फ्लो करेगा, ठीक है, लार्ज मतलब कि सफिशिएंट करंट, ठीक है, सफिशिएंट करंट भी नहीं तो मतलब यही स्मॉल करंट जो है जब इससे जाएगा, ये स्मॉल करंट, तो क्या होगा, स्मॉल करंट अगर इससे जाएगा तो आपका निडल डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि भाई निडल तो छोटे से करंट पर भी क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देता है. और मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट किसी भी वायर में छोटे से करंट के जाने पर भी होता है, और उस करंट को इंडिकेट करने के लिए, देखने के लिए मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो कर देती है. लेकिन बल्ब का ग्लो करना और डिफ्लेक्शन का शो करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है. इसलिए यहाँ पे इसने लिक्विड में कंडक्टिविटी तो हो रही थी, लेकिन भाई लोड आपने बढ़ा दिया तो उतना डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखा. व्हाट डज द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपस इंडिकेट? मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लिक्विड है वो एक कंडक्टर है, ठीक है. द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपस शोज दैट द करंट इन फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है, मतलब कि करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है. नेक्स्ट, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो? बल्ब इसलिए ग्लो नहीं किया क्योंकि सफिशिएंट करंट नहीं था जितना कि बल्ब की रिक्वायरमेंट थी, बल्ब की रेटिंग के अकॉर्डिंग करंट नहीं था. The bulb did not glow because the current passing through the circuit could be weak to make it glow. Also, it may happen because of the other reason, like bulb may be fused or the connection may be loose. तो भाई बल्ब फ्यूज भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, और सफिशिएंट करंट नहीं मिल रहा होगा. Next, what will be the effect of increase in the number of turns in a coil bound over the magnetic compass? अब अगर मैग्नेटिक कंपस के ऊपर में नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या होता है, मैंने कंपस लिया, उस पर वायर को एक बार लपेटा तो ये एक टर्न हो गया,
2 बार लपेटेंगे तो 2 टर्न। इस तरह से अगर मैं मल्टीपल टर्न्स कर दूं, मान लीजिए मैंने 10 टर्न बना दिए, तो क्या इफेक्ट होगा? तो ज़्यादा इफेक्ट ये होगा कि भाई मैग्नेटिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, so increase in the number of turns in the coil bound around the magnetic compass would increase the magnetic field। ये देखिए लिखा हुआ है ना, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपस, जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन ज्यादा शो होगा। What will be observed if the number of cells are increased in a circuit? अगर नंबर ऑफ सेल को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ सेल को बढ़ा दिया तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तो हो सकता है कि बल्ब ग्लो कर जाए, ताकि क्योंकि सफिशिएंट करंट बन जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर हमने बल्ब की जगह पर कंपस निडल को लगाया है तो निडल अपना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करे। ओके, सो increase in the number of cell in the further increase the deflection in magnetic compass। मैग्नेटिक कंपस में ज़्यादा आपका इंक्रीज दिखेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। You are provided with a magnetic compass, an empty matchbox and a battery of 2 cells and connecting wire. Using these objects, how will you make a tester for testing an electric circuit? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो सेल है उसको लूँगी, मैच बॉक्स के ऊपर मेरा कंपस निडल को इस तरह से बांध दूंगी। ठीक है, और इस तरह से फिर मैं क्या करूंगी, कंडक्टिविटी को अगर मुझे टेस्ट करना है कंडक्टर है कि नहीं, तो इसके लिए मैं बस स्विच को ऑन करूंगी और जब जब ये करंट फ्लो करेगा वायर में से, तब तक मैग्नेटिक जो निडल है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। मतलब कि करंट के फ्लो करने से आपका डिफ्लेक्शन शो होगा। तो भाई डिफ्लेक्शन शो हो रहा है मतलब कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से मैंने टेस्टर बना लिया। ठीक है, सो टेक अ ट्रे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द discarded matchbox, wrap a electric wire a few times around the tray, place a small compass needle inside it, now connect the free end of the wire to the one terminal of the battery and leave the other end free। ठीक है, दूसरे एंड को फ्री कर दिया। अब भाई जिसको भी टेस्ट करना है उसको यहाँ पर लेकर आओ और बस जैसे जैसे आप इस सर्किट को कंप्लीट करोगे, मान लीजिए मैंने सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन को चेक करना है कि भाई सॉल्यूशन में करंट जा रहा है कि नहीं, तो बस ये सॉल्यूशन से करंट प्रोड्यूस करेगा और आपका जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ज्वाइन द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर मोमेंटरली, द कंपस निडल शो द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, योर टेस्टर विद द 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। और इस तरह से हमारा टेस्टर रेडी हो जाएगा। चलिए, और इसी के साथ अब हम कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ योर चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मिलेंगे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।